नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। लोकसभा चुनाव से करीब एक साल पहले शनिवार को बिहार के सत्तारूढ़ महागठबंधन और केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने राज्य में एक तरह से चुनावी शंखनाद कर दिया। बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम चंपारण में एक जनसभा और बिहार की राजधानी पटना में किसानों और मजदूरों के सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। वहीं पूर्णिया में महागठबंधन की रैली का आकर्षण लालू प्रसाद का भाषण था, जिन्होंने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। सामाजिक न्याय के नारे के माध्यम से हिंदू तत्व को बेअसर करने में माहिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी आरएसएस जाति पदानुक्रम का समर्थन करते हैं। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा, बीजेपी वालों की तरह हम भी हिंदू हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों का क्या दोष है जिन्हें ये लोग अलग करना चाहते हैं। उधर अमित शाह पर निशाना साधते हुए राजद प्रमुख ने कहा, अमित शाह बिल्कुल पगलाए हुए हैं। बिहार में उनकी सरकार हटा दी गई है, 2024 में उसका सफाया हो जाएगा। यही वजह है कि वह दौड़ते हुए वहां जा रहे हैं और जंगल राज वह सारी बातें कर रहे हैं। जब वह गुजरात में थे तब उन्होंने क्या किया। उधर बात अमित शाह की करें तो उन्होंने लालू यादव से ज़्यादा नीतीश सरकार को घेरा। तो आपको बता दें कि 2024 के आम चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने ना सिर्फ अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जो ताल है चुनावों के लिए वो भी ठोकनी शुरू कर दी है। माइनॉरिटीज की रक्षा करना है। माइनॉरिटीज, हम सब लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। अरे हिंदू जो है, हम लोग हिंदू हैं, लेकिन माइनॉरिटी का क्या अपराध है कि तुम अलग करना चाहते हो, अलग करने का कोशिश कर रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते। कभी भी हम सफल होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। और अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का। ये पक्का है, ये बिहार का ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है। और ये संकल्प लेकर के आप सभी वहाँ से जाइए, पूर्णिया से निकलिए और हम पूर्णिया के इलाका जो सीमांचल का जो इलाका है, हमारा मोस्ट सेकुलर इलाका है, इसको किसी भी कीमत पर भिन्न भिन्न रूप में लोग आएगा, आपको बहकाएगा और उसको पहचानना है और एकजुट होना है और सेकुलर ताकतों को एकजुट होकर के पूरी देश की रक्षा में लग जाना है। और आगे 15 के चुनाव में पूरा 24 के चुनाव में पूरा मजबूती के साथ रिजल्ट देना है और बिहार देश को उस पर असर होना। मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि हमारा वादा, और इस बार लोकसभा के चुनाव में सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की। और नीतीश लालू कंपनी को एक मैसेज दीजिए, बिहार में अब जंगल राज नहीं आने देंगे, बिहार में कभी जंगल राज नहीं। तो आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब सभी किसान मजदूर भाइयों को इतना कहना चाहता हूँ, स्वामी सर्वज्ञानंद सरस्वती जी के जो विचार किसानों के लिए थे, मजदूरों के लिए थे, वो विचार और कोई पूरा नहीं कर सकता। केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए और फिर से एक बार 2/3 बहुमत के साथ उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाए। आप बताइए किसान भाइयों, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? अरे जोर से बोलिए, बनाएंगे।
इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप, प्रवक्ता बीजेपी, साथ ही साथ अरुण कुमार, प्रवक्ता आरजेडी, और साथ ही साथ आनंद त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं अखिलेश जी आपसे करूंगा, क्योंकि अमित शाह बिहार जाकर आए हैं और सीधे ताल ठोक दी है अभी से लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर, और आह्वान किया है ना सिर्फ किसानों से बल्कि पूरे बिहार की जनता से कि इस बार कहीं ना कहीं नीतीश और लालू के जंगल राज को रोकना है। क्या कहेंगे? नहीं, एक तो जैसे देश के नहीं बड़ी बड़ी आवाज आ रही है किसी को कहिए, कहीं से बहुत हल्ला हो रहा है। ठीक है अरुण जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से लगातार बीजेपी अब हमलावर तो हो ही रही है काफी समय से, लेकिन लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और साथ ही साथ तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे आपकी पार्टी के लालू यादव की बात कर लें या हम अमित शाह की बात कर लें, ताल तो ठोक ही दी है, लेकिन जनता से अब सीधा संवाद करते हुए ये भी कहा जाने लगा है कि नीतीश और लालू के जंगल राज को रोकना है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तो वो जंगल यही देख रहे हैं। तो आज ही जंगल राज, तो आज ये साबित हो गया कि ये तो जंगल राज जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि ये जंगल राज नहीं, ये जनता की राज और जनता के राज में शेर बकरी एक साथ पानी पीते हैं, और वही लालू यादव का राज जंगल राज नहीं बल्कि जनता का राज, जिसे जनता का राज राम राज कहते हैं, वो राम राज के रूप में लालू जी का राज को जीना जा रहा है। अब जो ललन सिंह भी बोलते थे, नीतीश कुमार जी भी बोलते थे, आज क्या हो गया? आज तो सब लोग बोल रहे हैं कि ललन सिंह ने कल कहा कि लालू राज का मतलब छोट का राज, छोट का राज का मतलब वोट का राज, वोट का राज मतलब ये जो सामाजिक न्याय की राज। तो सामाजिक न्याय की बात करने वाले को आप हमेशा से जंगल राज ये है वो, अरे जंगल राज का बीजेपी से बड़ा जंगल राज कोई है क्या? आज पूरे देश में अराजकता का जो माहौल है वो है। पूरे देश में क्या स्थिति है? पूरे देश को आप कहाँ ले गए? LIC को बेच दिया। LIC के जो उसका ये अडानी समूह के द्वारा जो उनका वो लोन दिया गया वो घाटा में चला गया। SBI का क्या हाल है देख ही रहे हैं। ये रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, प्लेन बेच दिया। कोई ऐसा चीज देश हमारा गुलाम कैसे हुआ था? मुगलों से मेरा देश गुलाम कैसे हुआ? इसी प्रकार से हुआ। जो राजा थे धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथों बेचते गए और अंत में गुलाम हो गया। यही हाल नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सारा देश का सिस्टम को अडानी ग्रुप के हाथों बेचने का काम कर रहे हैं, और आने वाला दिन नहीं, आज भी अडानी का हम गुलाम हैं, क्योंकि लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी अडानी पर इतने बड़े आरोप लगने के बाद भी उनको ताकत नहीं मिला कि अडानी के खिलाफ जांच बैठाए या अडानी के खिलाफ बोले। तो जंगल अरुण जी सवाल ये है कि पूरा विपक्ष सिर्फ अडानी के नाम की माला जप रहा है। क्या अकेले अडानी के नाम से चुनावों में नैया पार लग जाएगी? कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार जांच नहीं करा रही तो क्या सिर्फ ये मुद्दा जीत कर आने के लिए काफी है? देखिए ये मुद्दा नहीं है, ये तो मुद्दा अभी तक का आप लोग बना रहे हैं ना, क्योंकि आप अगर 3 मिनट की कोई कन्वर्सेशन हो रही है मीडिया से या किसी और से, तो उसमें से 2 मिनट 2.5 मिनट तो इसी पर निकल जा रहे हैं कि अडानी की जांच नहीं हुई, ये नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा जांच होनी चाहिए, हम भी इस चीज के पक्षधर हैं कि अगर किसी पर आरोप लगे हैं, चाहे वो कोई भी उद्योगपति हो या कोई भी शख्स हो,
उसके खिलाफ अगर कोई आरोप है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे सरकार भी किसी की हो। लेकिन क्या सिर्फ विपक्ष अडानी के नाम पर जनता से वोट मांगेगा? अडानी के नाम पर नहीं, देश को बेचने के नाम पर, देश को गुलाम करने के नाम पर, भूखमरी के नाम पर। जो आज देश में भूखमरी है, आप 5 किलो अनाज देकर के क्या कर रहे हैं? 5 किलो अनाज से किस गरीब का पेट भरने वाला है 1 महीना तक? ये आप गरीबों को काम दीजिए। मुफ्त में अनाज बहुत बड़ी चीज नहीं है। 5 किलो अनाज से आप नहीं कुछ कर पाइएगा, लेकिन हाँ, अगर उसे महीना में 20 दिन काम दीजिएगा तो वो 10 किलो अनाज खरीद कर वो खा सकेगा। पहली चीज। ठीक है, दूसरी मैं चीज, आपके पास। आनंद जी मुस्कुरा रहे हैं। आनंद जी, मुस्कुराहट का राज क्या है सुबह सुबह? भारत में राजनीतिक दलों का जो डिस्कोर्स करने का तरीका है उस पर हंसी आती है। सिर्फ बात कह देना है, अपनी बात के पक्ष में कोई तर्क नहीं रखना है। समस्या ये है कि जिन लोगों ने बेचा उनके साथ तो आरजेडी खड़ी है। कांग्रेस एचडीएफसी बैंक आज प्राइवेट सेक्टर में है, कभी ये गवर्नमेंट सेक्टर की हुआ करती थी। कांग्रेस ने कब इसे गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया वो पता भी नहीं होगा आरजेडी के लोगों को। एक्सिस बैंक कभी यूटीआई हुआ करती थी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हुआ करती थी, वो कांग्रेस के समय में कब प्राइवेट बैंकों में तब्दील हो गई ये पता ही नहीं होगा लोगों को। बेचना कह देना, मैं विपक्ष के लोग हैं, कहना चाहिए उनको, लेकिन अपनी बात के समर्थन में वाजिब तर्क भी होना चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ भाषण कर देने से बातें नहीं होती हैं कि ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, यहाँ जांच नहीं करा रहे हैं। अब देश ने देखा है 1990 से 2005 तक का जी वो जो शासन काल था वो पूरे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को याद है कि क्या स्थितियां हुई थी। जी। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो ये बहस उस विषय पे नहीं है। बहस जो है कि आज देश की परिस्थितियां क्या हैं, उसमें सत्ताधारी दल और विरोधी दलों का क्या भूमिका होनी चाहिए और उनके आगे आने वाले चुनावों में वो किन मुद्दों पर जाएंगे जनता के साथ लेकर के। कल जो पूर्णिया में रैली हुई, स्पष्ट तौर पर कहा गया कि माइनॉरिटी को बचाना है। अब ये कार्ड जो खेला जा रहा है ये पुराना कार्ड है, उसको फिर से वापस लाया जा रहा है। बिहार में 15 साल की सत्ता का राज ही यही रहा, MY कॉम्बिनेशन, उसी को वापस ला रहे हैं। नीतीश कुमार अलग हमला करते हैं केंद्र सरकार पर, लालू जी की अपनी 2025 की रणनीति चल रही है। तो एक ही गठबंधन में दो लोग दो तरह की बातें कर रहे हैं। लालू जी ने एक बार भी स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा कि केंद्र की चुनाव में, केंद्रीय चुनाव में 2024 में हमारा क्या रणनीति होगा, लेकिन वो बार बार 2025 के चुनाव की रणनीति की बात कर रहे थे। तो स्पष्ट है कि उनका ध्यान अभी बिहार के चुनाव पर है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री का ध्यान 2024 के चुनाव पर है। इन दोनों स्थितियों में एक ही गठबंधन में दो बड़े सहयोगी जो मिलकर के सरकार चला रहे हैं, उनकी सोच दो तरफ जा रही है। तो इस तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि जो एकजुटता की बात उठाई जा रही है वो अभी भी कहीं भी धरातल पर नजर नहीं आ रही है, और उसके लिए विपक्ष को एक लंबा साहस त्याग करना पड़ेगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं वो कांग्रेस का वेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने पहले ही क्लियर कर दिया कि वो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं जाएगी जो अतीत में कई बार अपने विचार और स्थान बदल चुके हैं। उसमें उनका इशारा नीतीश कुमार की तरफ भी था। जयराम रमेश ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर बात एक प्रश्न के जवाब में कही थी। उसमें टीएमसी शामिल है, बीआरएस शामिल है, भारत राष्ट्र समिति शामिल है, उसमें नीतीश कुमार का उन्होंने परोक्ष रूप से जिक्र किया था। तो कैसे नीतीश कुमार यहाँ वेट कर रहे हैं, कांग्रेस उन्हें बाहर कर रही है। ये तो विपक्षी एकता का जो एक खेल खेला जा रहा है जनता के सामने, वो खेल अभी भी बहुत ही कमजोर स्थिति में है और उसका भी कोई खास भविष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए अगर विपक्ष को मजबूत होकर के 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो वो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करना पड़ेगा
जिसके आधार पर वो देश की जनता के सामने जा सके स्पष्ट रूप से। वहां जैसे आपने कहा ना, अडानी का शोर मचाने से वोट नहीं मिलने वाला है। अडानी कोई ऐसा मसला ही नहीं है जिस पर विपक्ष इस तरीके से बात करे। विपक्ष ने राफेल पर भी इसी तरह की बात की थी, सुप्रीम कोर्ट तक से ये बात क्लियर हो गई कि राफेल में कुछ नहीं था। तो विपक्ष के ये मुद्दे जो हैं हवा में हैं। इसके बजाय विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए कि जहां पे केंद्र सरकार फेल हो रही है, उन मुद्दों को लेकर के सामने आना चाहिए। वो मुद्दे हैं, ऐसा है जो रोजगार का है, हाँ, आर्थिक दशाओं का है, वो मुद्दे हैं जहां केंद्र सरकार कुछ कमजोर है, वहां लेकर के जाएं। अभी जो बात कर रहे हैं कि हम रोजगार देकर के लोगों को 20 दिन का रोजगार, देखिए बात आई कितने दिन की, 20 दिन की, 30 दिन के रोजगार की बात क्यों नहीं आ रही है? अभी उनको हालात पता है कि ऐसी स्थिति देश में, आर्थिक स्थितियां चल रही हैं कि रोजगार देना कठिन काम हो रहा है, इसलिए वो स्वयं भी 20 दिन तक ही गए, 20 दिन से ऊपर नहीं गए, जबकि रोजगार तो 30 दिनों की आवश्यकता है ना। तो और मुफ्त में अनाज का आज जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्होंने 5 ग्राम मुफ्त में अनाज भी नहीं कभी दिया इस तरीके से। और मुफ्त की अनाज की कोविड के समय की बातें शुरू हुई थी। देश में बहुत सारे लोगों का इससे भला हुआ, इसका मजाक उड़ाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस पर और बेहतर तरीके से अपना नया विचार लाने की आवश्यकता है। ठीक है, मजाक उड़ा करके इसका काम नहीं कर सकता। मैं लौटूंगा आनंद जी आपके पास, क्योंकि अखिलेश जी पे जाना है। अखिलेश जी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए लगता है 2024 में एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। बात रोजगार की कर लीजिए, बात अडानी के मुद्दे की कर लीजिए, बात आप राफेल की कर लीजिए। हालांकि राफेल का मुद्दा, जैसा कि आनंद जी ने भी कहा और हम सबको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट से सब चीज़ें लगभग क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन विपक्ष लगातार जिस तरह से सवाल उठा रहा है, आपको नहीं लगता कि जनता की अदालत में भी जाकर इसका जवाब देना होगा? वहाँ पर कहीं ना कहीं ये जिस तरह से जांच नहीं हो पा रही है, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या की बात रहेगी, जनता को कन्विंस करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी आवाज यहाँ बहुत गुजरी, रिटर्न वापस आवाज आ रही है। ठीक है, मैं पीसीआर टीम को कहूंगा वो इस चीज को चेक करेंगे एक बार जी, क्योंकि वो रिटर्न वापस आवाज आ रही है। एक तो ये कोई चुनौती नहीं है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के सर्वमान्य नेता हैं, ना उनकी लोकप्रियता में कोई कमी हुई है और ना उनकी विश्वसनीयता में कोई कमी हुई है। मैं अभी सुन रहा था अभी तो अपने दोनों मित्रों की बात, सचमुच इस देश के अंदर जो अनर्गल मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाया जाता है। और खासकर हमारे आरजेडी के जो भी नेता और प्रवक्ता बैठते हैं, अध्ययन तो बिल्कुल नहीं करते हैं, पढ़ते बिल्कुल नहीं है। अनर्गल मुद्दा कैसे हो गया? मैं यहाँ पर अखिलेश जी आपको रोक रहा हूँ। यहाँ पर भले ही विपक्ष बात कर रहा है अडानी की, लेकिन अडानी से बड़ा मुद्दा है निजीकरण का, कि देश की तमाम बड़ी संस्थाओं को धीरे धीरे एक एक करके निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और जनता भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं नाखुश है। तो इसको आप अनर्गल मुद्दा नहीं कह सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा इस चीज का। नहीं, आप जवाब देना पड़ेगा। आपकी समझदारी है, आप भी किसी समझ से होंगे। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि निजीकरण अगर हो रहा है, लगातार चर्चा यही कर रहे हैं कि 2024 के आम चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी ताल ठोक दी है। 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, नहीं, एक चीज हमको बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, बताइए जी। ये अभी चर्चा शुरू हुई रैली पर, मैंने रैली पर कुछ नहीं कहा। आप फिर चर्चा शुरू हुई अडानी पर, आप करें अडानी पर मत बोलिए। अब मैं किस बात पर बोलूं, हमको वही बताइए। और बाकी अगर कोई सवाल उठ रहा है तो क्या मुझे उसका जवाब नहीं देना है? जैसे अभी हमारे आरजेडी के मित्र ने कुछ सवाल किया, कुछ बातें उठी हैं, तो उस पर मुझे मेरा जवाब भी तो सुन लीजिए सर। नहीं, आपका जवाब बिल्कुल सुन रहे हैं और आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, इसमें कहीं भी आपको कोई रोक नहीं रहा। लेकिन विषय सिर्फ इतना है कि ये चीज मैंने अरुण कुमार जी से सुनी। अखिलेश जी, मैंने अरुण कुमार जी को भी रोका जब अडानी की ही वो सिर्फ बात कर रहे थे, आपने सुना होगा। मैंने उनको भी इस बात के लिए टोका कि जनता के बीच आपको जाना है। जी, बताइए। आरजेडी अडानी की बात करेगा तो हम किसकी बात करेंगे? विपक्ष किसकी बात करेगा उसका हम जवाब देंगे।
हमारे जवाब को आप क्यों नहीं सुनिएगा? हाँ बोलिए ना। और आपने 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 रैली की बात कही, रैली की बात को मैं क्यों नहीं कहूंगा? आप एक बात समझ लीजिए, मैं रोजगार की बात को नहीं कहूंगा, इन्होंने रोजगार की बात की, मैं जवाब दूंगा। मेरा जवाब पूरा सुनिए, बताइए। और उसके बाद फिर कोई नया इशू उठाइए। प्रवक्ता है या आरएसएस के देखिए, बोलने का जवाब तो दीजिए, बोलिए तो सही। देखिए, एक चीज इन्होंने कहा कि जैसे आपने अडानी की बात इन्होंने कहा, तो अडानी क्या इस देश का व्यक्ति नहीं है? और निजीकरण की बात आपने कहा, निजीकरण से घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है? मैं एक बात आपको मैं कह रहा हूं, सरकार पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी आम जनता के कल्याण के लिए होता है। लोक कल्याणकारी राज्य है, और लोक कल्याणकारी राज्य में, वेलफेयर स्टेट में जनता के कल्याण के लिए नीतियां बनती है। उन नीतियों के आधार पर यदि निजीकरण भी कोई होता है, तो निजी क्षेत्र में काम हो रहे हैं, क्या सारे निजी क्षेत्रों को बंद कर दिया जाए और सरकार सारे काम को करे? ये चाइना है क्या कि चीन के अंदर सब काम सरकार करती है? और वहां जब चीन के अंदर भी रिफॉर्म्स हुए, तो उस रिफॉर्म्स में निजी क्षेत्रों में मामलों को दिया गया। और ये बात समझ लीजिए, जिन लोगों ने रिफॉर्म्स में निजी क्षेत्रों को नहीं दिया, उस देश की क्या हालत है जरा एक बार पूछ लीजिए। और मैं फिर कहता हूं, क्या कांग्रेस की सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी, यूपीए की सरकार आएगी, तो इस देश से सारे उद्योगपतियों को हटा दिया जाएगा? उद्योगपतियों को काम नहीं दिया जाएगा? देखिए, देश के निर्माण में, दुनिया के किसी भी देश के निर्माण में उतना वक्त नहीं है, नहीं तो मैं बताता आपको। दुनिया के किसी भी देश के निर्माण में उद्योगपतियों की एक बड़ी भूमिका होती है, और उनके माध्यम से देश का विकास होता है। रही बात बिहार की, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, चाहे जितना बड़ा महागठबंधन से महागठबंधन हो जाए, कुछ नहीं होना है। ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही थी, मुसलमानों को कौन सता रहा है? कौन मुसलमानों को यहां से निकाल रहा है? मुसलमानों के लिए क्या अगर मुफ्त में अनाज की योजना चल रही है तो मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? क्या इस देश के अंदर अगर खाते खुले हैं तो मुसलमानों का खाता नहीं खुला है? इस देश के अंदर आयुष्मान भारत की योजना चलेगी, 5 लाख तक का कवरेज दिया गया है, तो क्या मुसलमानों को नहीं दिया गया है? लेकिन पूर्णिया की धरती पर खड़ा होकर, जहां किशनगंज मुस्लिम बाहुल्य जिला है, कटिहार के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य है, और वहां पर कंफर्टेबल होकर के, चूंकि मुख्यमंत्री पूरे समाधान यात्रा में बिहार के अंदर घूमे, लेकिन उनकी ये क्षमता, औकात नहीं हुई कि बिहार के अंदर कहीं भी ये जाकर के और जनसभा कर सके। वो नहीं डरते थे, क्योंकि ये जानते थे कि जहां भी जनसभा करेंगे इनको हूट कर दिया जाएगा, वहां पर वो जनसभा नहीं कर पाएंगे। तो ये सेफ साइड खोज करके और वहां पर वो जनसभा करते हैं, और वहां पर मुसलमानों की बात होती है। और हम पर लगता है कि हम सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। अरे भाई, हमने इस बिहार के अंदर जहां रामचरितमानस से लेकर के कई ऐसे मुद्दे आए, किसी ने कहा कि करबला बना देंगे, किसी ने कहा रामचरितमानस की बात कहा, कोई 85 और 15 की बात करता है। और इतना ही नहीं, तो आरजेडी के शासन में तो जाति पूछ करके और उसके बाद मृतक के घर जाया करता था। इस बिहार के अंदर हालत ये थी कि शाम के बाद में कोई घर से नहीं निकलता था, और उसी शासन को फिर लाना चाहते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जिस जिला के प्रभारी हैं, उस जिले के अंदर 14 हत्याएं एक साथ सीरियल मर्डर हो गया, और वहां पर कुछ नहीं किया जा सका। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब उप मुख्यमंत्री देश के गृह राज्य मंत्री को कहते हैं कि ठंडा कर दिया जाता है, तो बिहार के अंदर अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, और जब अपराधियों का मनोबल बढ़ता है तो उसके बाद में अपराध बढ़ते हैं। और आप कहते हैं मुफ्त में अनाज, अरे ये मुफ्त में अनाज गरीबों को दिया जा रहा है, जो कोरोना के समय से शुरू हुआ है। मुफ्त में अनाज भी दिया गया है, और उनका खाता भी खोला गया है, और उस खाते में रुपया भी जा रहा है। मजाक उड़ाइए, जनता आपकी वो मजाक उड़ाने वाली है कि कहीं के नहीं रहिएगा। और 24 में कोई चुनौती नहीं है, नरेंद्र मोदी एकमात्र इस देश के विकल्प हैं, और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अरुण जी। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बैठे हुए महाशय बोल रहे हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता है कि आरएसएस के प्रवक्ता है? ये जरा बता दीजिए, हमें सहूलियत होगी। क्योंकि ये तो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं लगते हैं। नहीं, वो बीजेपी के प्रवक्ता ही बोल रहे थे, अखिलेश प्रताप जी। हाँ, वो ऊपर माधव आनंद जी, वो उसके पहले कौन बोले? अखिलेश प्रताप बोल रहे थे। अभी आप अखिलेश जी को सुन रहे थे। अखिलेश जी, तो अखिलेश जी किस पार्टी के हैं? बीजेपी के प्रवक्ता हैं अरुण जी।
बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि जिस प्रकार से बोल रहे थे, ये निजीकरण कोई समस्या नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को बिहार में कोई अंतर नहीं आने वाला है, तो क्यों इतने उत्तेजित हो गए हैं कि बिहार में जब महागठबंधन एक हुआ, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक हुए, तो इनको क्यों मिर्ची लगने लगी और ये अपराध की बात कर रहे हैं। तो आप एनसीआर का रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए कि महागठबंधन की सरकार में क्या रेटिंग था और ये जब भाजपा जदयू। चलिए ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा अपने मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार यही चर्चा कर रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों ने ना सिर्फ अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, बल्कि कहीं ना कहीं अब ताल भी ठोक दी है। बिहार में जिस तरह से अमित शाह और लालू यादव ने चुनावी शुरुआत कर दी है, वो कहीं ना कहीं सीधा ये दर्शा रही है कि 2024 को लेकर तमाम जो राजनीतिक संगठन हैं या उनके नेता हैं, वो अभी से तैयारियों में लग चुके हैं। आनंद जी, मैं सीधा आप ही के पास आऊँगा। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता आता है और चलता रहा है और शायद चलता भी रहेगा। अखिलेश जी और अरुण जी को आप लगातार सुन ही रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि जनता आज क्या चाहती है। बात सिर्फ बिहार की नहीं है, मैं आम चुनाव की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं टारगेट नीतीश कुमार का भी ये है कि वो बिहार से निकलकर देश की राजनीति कर सकें, और कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि बिहार में उनकी पकड़ और मजबूत हो, ताकि ये जो महागठबंधन है उसके खिलाफ बीजेपी काम कर सके। अभी आम चुनाव का जो माहौल है ना जी, वो राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं के मध्य ही उनके दिमाग में चल रहा है। जनता अभी अपने खाने कमाने और इन सब कामों में व्यस्त है। जब चुनाव के 6 महीने रह जाएंगे तब वो इस तरफ से विचार करना प्रारंभ करती है। ये हमेशा से परंपरा रही है। आप देखते, अगर आप चुनाव को कवर करते रहे होंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि आम चुनाव से कभी कभार ऐसे कोई चुनाव हुए, जैसे 1977 का जो चुनाव था, उसमें लोग 2-2.25 सालों से इमरजेंसी के पीरियड में झेल रहे थे संकटों को, तो वो पहले चुनावी मोड में आ गए थे। उसके बाद थोड़े समय ऐसा आया जब वीपी सिंह ने वो कोर्स का मुद्दा उठाया था, तो थोड़ा सा पहले जनता चुनावी मोड में आ गई थी। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि देश में लोग चुनाव के माहौल में नहीं है। नेता और राजनीतिक पार्टियां इस प्रयास में लग गई हैं। ये वो थर्ड फ्रंट के लोग हैं जो वापस से फिर से इकट्ठे होने की कोशिश में हैं इस वक्त, और वो उनके लिए आवश्यक है, क्योंकि आज संकट सबसे ज्यादा थर्ड फ्रंट के लोगों पर है। कांग्रेस को पता है कि उसकी जो जमीन है उसमें वो कुछ वृद्धि कर सकती है अगर प्रयास करे। थर्ड फ्रंट के सामने इस वक्त अस्तित्व का संकट है अलग अलग जगहों पर, तो वो लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर के इसीलिए वो कांग्रेस को भी इनवाइट कर रहे हैं कि कांग्रेस भी उनके साथ आ जाए। नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो इससे बीजेपी को ही फायदा होगा, इसलिए एक दूसरा मोर्चा ही रहना चाहिए। लेकिन मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि देश में कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जो न कांग्रेस के साथ जाना चाहती हैं और न कांग्रेस उनके साथ जाना चाहती है। तो थर्ड फ्रंट अवश्यंभावी लगता है आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में। और वो थर्ड फ्रंट का क्या स्वरूप होगा, उसमें किस तरह की राजनीतिक सोच के लोग शामिल होंगे, और प्री पोल अलायंसेस होंगे या पोस्ट पोल अलायंसेस होंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी भी जो थर्ड फ्रंट में लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनके बीच भी ये सहमति बनती नजर नहीं आ रही है, हालांकि अभी 1 साल से ज्यादा का समय है कि वो प्री पोल अलायंसेस में साथ आ जाएं।
अब जैसे देखिए कि कांग्रेस के साथ ही महाराष्ट्र में शिवसेना है जिसने केजरीवाल से पिंगे बढ़ानी शुरू कर दी। तो वो कांग्रेस के साथ मुझे ऐसा लगता नहीं कि अब वो प्री पोल अलायंसेस में साथ होंगे। हो सकता है पोस्ट पोल सिचुएशन अलग हो तो अलग बात हो सकती है। उसी तरह भारत राष्ट्र समिति के केसीआर हैं, उनकी सोच अलग जा रही है। बंगाल में टीएमसी है और उसकी सोच कांग्रेस से मिलती जुलती नहीं है, और टीएमसी अपने आप में जो ममता बनर्जी हैं उनको ये लगता है कि आज की डेट में वो देश में सबसे ज्यादा विपक्ष के लोगों में उनकी आवाज सुनी जा रही है और उन्होंने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया हुआ है, ये उनका ऐसा मानना है। तो ये इस तरह की जो धुंध है राजनीतिक आकाश पर वो छाई हुई है, लेकिन जहां तक जनता की बात है वो अभी इन सब चीजों से दूर है और इस बारे में वो सोच नहीं रही है। ये सोचने का काम अभी राजनीतिक दलों ने प्रारंभ किया है। कम से कम 6 महीने और लगेंगे। आपने ठीक कहा, लेकिन यहाँ पर ना एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय ये भी है, हम कल रात भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से तीसरे मोर्चे की बात चल रही है, परसों ही अरविंद केजरीवाल उद्धव ठाकरे जी से मिले हैं, अभी आपने भी अपने कथन में इस बात का जिक्र किया, लेकिन बड़ा विषय ये है कि क्या जो तमाम बीजेपी के विरोधी दल हैं वो कांग्रेस के बैनर तले आ पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कहीं ना कहीं कि उसके बैनर के तले आकर चुनाव लड़ा जाए, और जो दूसरे विरोधी दल हैं कांग्रेस के भी, वो ये चाहते हैं कि आप साथ मिलकर लड़ने की तो बात कर लीजिए, लेकिन आपके नेतृत्व में लड़ाई नहीं हो सकती। मैं यही तो अभी कहा ना कि कुछ दल ऐसे हैं थर्ड फ्रंट के या उसके जो विपक्ष में अभी काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, वो कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने की स्थिति में अपने को नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस से ही लड़ करके वहां तक पहुंचे हैं ज्यादातर उनमें से। तो ये समस्या आएगी। कांग्रेस ने, जयराम रमेश ने, आपको याद होगा लगभग 1 हफ्ते पहले अपने इंटरव्यू में स्पष्ट कहा कि हमारा यूपीए तैयार है जी, अब किसी को आना हो तो उसका स्वागत है, नहीं तो हम रेडी हैं। बिल्कुल। तो एक ढंग से ये घोषणा है कि अब जो लोग हमारे साथ हैं हम उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे, बाकी लोग अपने रास्ते चुन सकते हैं अगर उनको कांग्रेस। तो अभी के लिए हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।